इस वक्त तो मैं गर्मियों की तपती दोपहर में अपनी दुकान पर कुछ ग्राहकों को सामान पकड़ाने के बाद फ्री बैठा था। इस समय ग्राहक कम ही आया करते थे, कोई इक्का दुक्का ही लोग थे जो आ रहे थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 2:30 बज रहे थे और अब तो मुझे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। घर जाकर खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि घर के नाम पर मेरे पास बस एक मकान ही था जिसमें बसने वाले लोगों को मेरे खाने पीने या आराम से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस मेरे काम के लाए हुए पैसों से मतलब था, और अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं दुकान बंद करके खाना खाने आया हूँ तो कयामत ही खड़ी कर देते। इसलिए मैं उठकर दुकान बंद करने लगा कि किसी होटल से खाना लेकर आऊं। अभी मैंने दुकान का शटर नीचे नहीं किया था कि सामने से आती हुई एक मासूम सी बच्ची पर मेरी नज़र पड़ी थी। वो मेरी ही तरफ बढ़ रही थी। मैं दुकान के बाहर खड़ा उसे देखने लगा कि शायद वो कोई चीज़ या सामान लेने आ रही हो। उसके हाथ में कपड़े से ढकी कोई चीज़ थी। जो आते ही उसने मुझे देते हुए कहा कि ये खाना आपके लिए मेरी माँ ने भेजा है। मैं हैरान हुआ कि अभी मैं खाना लेने के लिए ही दुकान से निकला था और अभी अभी किसी ने मेरे लिए खाना भी भेज दिया। मैंने बच्ची से वो खाना लिया और उसका धन्यवाद किया और उसको कहा कि अपनी माँ को भी मेरी तरफ से धन्यवाद करना। मैं दुकान में बैठ गया और खाना खाने लगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया था, किसी ने बड़े दिल से बनाया था। मैं खाने से फ्री हुआ तो एक एक करके ग्राहक भी आने लगे। मैं अपने काम में बिजी हो गया। दूसरे दिन फिर वही बच्ची खाना लेकर आई, बोली मेरी माँ ने भेजा है। अब रोज यही सिलसिला चल पड़ा था। मेरे लिए रोज रोज वो बच्ची खाना लेकर आ जाती और मैं पेट भरकर खा लेता। ऐसे ही कोई 1 हफ्ता गुजर गया था। वो बच्ची रोज मेरे लिए खाना ला रही थी, लेकिन मैंने अब तक उससे नहीं पूछा था कि वो कौन है, उसकी माँ मेरे लिए खाना क्यों भेजती है। लेकिन आज ये सवाल मेरे दिमाग में आ ही गया था। और फिर दोपहर को ठीक उसी समय जब बच्ची खाना लेकर मेरी दुकान पर दाखिल हुई तो मैंने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा कि बेटा आप कौन हो और आपकी माँ हर रोज मेरे लिए खाना क्यों भेजती हैं। तो बच्ची ने जो कहा मेरे लिए बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला था। यानी मैं अनजाने में किसी और का खाना हर रोज खा रहा था, क्योंकि बच्ची ने कहा था कि मेरी माँ खाना मेरे पापा के लिए देती हैं, इसलिए मैं खाना आपके पास लेकर आ जाती हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। बच्ची 5 या 6 साल की होगी, मासूम और नासमझ थी, लेकिन कम से कम मैं तो समझदार इंसान था। मैं कैसे बिना पूछे किसी और का खाना लेकर खा सकता था, और वो भी पिछले 1 हफ्ते से लगातार खा रहा था। बच्ची का जवाब सुनकर मेरी शर्मिंदगी की कोई हद न रही थी। अब मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जिनका मैं खाना खा चुका था। मैंने बच्ची का हाथ पकड़ा, उसे दुकान से बाहर लाकर गली में खड़ा कर दिया। फिर पूछने लगा कि बेटा आपके पापा की दुकान इस बाजार में कहाँ पर है, क्योंकि मुझे लगा था कि बच्ची अपने बाप को किसी दुकान पर ही खाना देने जाती होगी और रास्ता भूलकर मुझे देकर जा रही होगी। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मेरे पापा की दुकान इस बाजार में कहीं पर भी नहीं है। मैंने कहा तो फिर आप किसके लिए और कहाँ खाना लेकर जाती हैं। तब भी उसका जवाब यही था कि मैं खाना आपके पास ही लेकर आती हूँ, और मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा पेट भर के खाना खाएं तो ये खाना मैं आपको देकर आऊँ। मैंने बच्ची को लाख बार समझाया कि बेटा मैं आपका पापा नहीं हूँ। आपकी माँ आपको आपके पापा के लिए खाना देती हैं तो आप वहीं खाना पहुँचा दिया करें। लेकिन हर बार बच्ची खाना मेरे पास ही लेकर आती रही और कहती कि मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है। अब मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मैं पहले ही कई बार खाना खाकर शर्मिंदा था। इसलिए आज जब वो बच्ची खाना देने आई तो मैंने सोच लिया था कि इस बच्ची के घर जाकर पता करूँगा कि उसकी माँ किसके लिए खाना भेजती है, क्योंकि बच्ची हर रोज़ ही शायद रास्ता भूल कर खाना मेरी दुकान पर ला रही थी। उसके घर वालों को इस बात का पता भी ना होगा। 5 साल की बच्ची थी, इसलिए उससे गलती होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बार मैंने खाना लेने से मना कर दिया तो बच्ची अपनी आंखों में आंसू भरकर वहीं खड़ी रही और बोली जब तक आप खाना नहीं लेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। मजबूरन उसके हाथ से मुझे खाने की प्लेट लेनी पड़ी, लेकिन मैंने वो खाना खाए बिना ही टेबल पर रख दिया। वो बच्ची वापस जाने लगी तो मैंने भी वो खाने की प्लेट उठाई और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बच्ची पास ही के घर में दाखिल हो गई तो मैंने भी मेन डोर बेल बजाकर किसी के बाहर आने का इंतजार किया, और थोड़ी ही देर के बाद 25-26 साल की एक खूबसूरत सी लड़की दरवाजे पर आई। तो मैंने उससे कहा कि आपकी बच्ची हर रोज़ किसी गलतफहमी के चलते मेरी दुकान पर मुझे खाना पहुंचा देती है। ज़रूर वो खाना अपने पापा के लिए लेकर जाती है, लेकिन गलती से मेरी दुकान पर देकर चली जाती है। मैंने कई बार बच्ची से कहा भी है कि तुम गलत जगह खाना देती हो, लेकिन वो जिद करके खाना रख जाती है।
मैंने उस लड़की से कहा कि आप मुझे बता दें बच्ची के पापा की दुकान कहाँ पर है, मैं उन्हें खाना पहुँचा देता हूँ। वो लड़की चुपचाप खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की और चुप हुआ तो उसने कहा, अनाया के पापा इस दुनिया में नहीं हैं, वो मर चुके हैं। आसपास कोई मंदिर नहीं है जिसे कि मैं अपनी बच्ची से वो खाना किसी गरीब को दिलवा सकूं। मेरी बेटी के पापा की आत्मा को सुकून मिल सके, इसीलिए मैं वो खाना किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि आप होटल से खाना खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको घर का बना हुआ खाना दे दिया जाए। आपका भी भला हो जाएगा और मेरी बेटी का भी दिल रह जाएगा, क्योंकि अनाया अभी मासूम है। जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो ज़रूर कहती है कि मम्मी हम तो खाना खा रहे हैं लेकिन पापा कहाँ खाना खाते होंगे। बस उसी का दिल रखने के लिए और कुछ अपने पति की आत्मा की शांति के लिए मैं वो खाना आपके पास पहुंचा देती हूँ। बच्ची के अनाथ होने का सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं चुपचाप वापस चला आया। मैं अपनी दुकान पर आकर बैठ गया, लेकिन मैं अपने दिमाग से उस बच्ची और उसकी माँ के ख्याल को निकाल नहीं पा रहा था। जाने उसके पति को क्या हुआ होगा। इस भरी जवानी में वो औरत विधवा बनी थी। मेरा दिन पूरा इन्हीं सोचों में गुजर गया था। दुकान पर भी काम में दिल न लगा तो मैंने दुकान जल्दी ही बंद की और घर आ गया। घर पहुंचकर भी मैं अपने कमरे तक ही पहुंचा था कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे देखा और जल्दी से मेरे वापस लौटने की वजह पूछी। मैंने कहा आज तबीयत तो ठीक नहीं थी, इसलिए दुकान जल्दी बंद कर दी। उन्होंने मुझसे पैसे लिए और गिनकर अपने पास रख लिए। यही मेरी ज़िंदगी की डेली रूटीन थी। मैं सुबह उठकर दुकान पर चला जाता और पूरे दिन की कमाई लाकर अपनी सौतेली माँ के हाथ पर रख देता था। इस घर का अकेला कमाने वाला मैं ही था। मेरे पापा पैरालाइज थे, जो एक बिस्तर पर पड़े रहते थे। उन्होंने अपनी सेहत के दिनों में दुकान खोली थी, जो हमारे घर का अब रोजी रोटी का जरिया थी। अचानक ही पापा को पैरालाइज का अटैक आया तो ऐसे में दुकान बंद करना मतलब भूखों मर जाना था। मैं उस समय कम उम्र था, फिर भी मेरी सौतेली माँ के कहने पर पढ़ाई छोड़कर मैंने दुकान संभाली और तब से अब तक बस दुकान पर ही होता था। मेरी ज़िंदगी घर से दुकान और दुकान से घर लौटने पर ही चल रही थी। 15 साल की उम्र से दुकान संभालते संभालते आज मैं 25 साल का हो गया था और इतने लंबे समय में एक दिन भी मैंने कोई छुट्टी नहीं की थी और ना ही कहीं और जाने का सोचा था। इसी तरह कमाने को मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। इसके अलावा ज़िंदगी के किसी सुख दुख से मेरा कोई मतलब नहीं था। ननिहाल में मुझे किसी रिश्ते का कुछ पता नहीं था। मैं कब अनाथ हुआ ये भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी माँ की शक्ल तक याद नहीं थी। बस अपनी सौतेली माँ के मुंह से यह हमेशा सुना था कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। मेरे अलावा पापा की एक और औलाद थी, वो मेरी सौतेली बहन थी। वो शहर में किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी। कभी कभार वो घर आ जाती तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। घर से सुबह बिना कुछ खाए पिए मैं निकल जाता और रात देर तक दुकान बंद करके लौटता था, और तब भी मेरे लिए घर में खाने को कुछ मौजूद नहीं होता था। सौतेली माँ जो भी पकाती सिर्फ खुद खाती और पापा को खिलाती। मेरे लिए तो चलो यही बहुत था कि वो मेरे पापा का ख्याल रख रही थी, वरना वो पापा को अपने ऊपर बोझ ही समझती। पापा की खातिर ही मैं इस घर का खर्चा उठा रहा था, जिसमें मेरी सौतेली माँ और बहन भी आती थी। मैं हर रोज़ ही 4-5 हज़ार लाकर सौतेली माँ के हाथ पर रख देता, लेकिन फिर भी उनके अनुसार मैंने उन लोगों के लिए क्या ही किया था। पापा अपने कमरे में पड़े रहते थे। उनसे मेरा मिलना भी उनकी पत्नी की अनुमति से ही होता था। अगर वो चाहती तो मुझे पापा के कमरे में जाने की अनुमति देती थीं। अगर ना चाहती तो हफ्ता हफ्ता भर मैं अपने आप बाप की शक्ल भी नहीं देख पाता था। मुझे बचपन से ही उनके आगे कोई भी सवाल करने की आदत नहीं थी, और फिर ये आदत भी मेरे पापा ने ही तो डाली थी। मेरी सौतेली माँ पापा की बहुत ही चहीती थीं, तभी मुझे उनके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। अपनी सौतेली माँ को देखकर मुझे उस लड़की का ख्याल आ गया, जो अपने पति के मरने के बाद भी उसकी आत्मा की शांति के लिए खाना भेजती थी। और यहाँ मेरा बाप जिंदा होते हुए भी एक एक रोटी का मोहताज था। कितनी वफादार थी वो औरत अपने पति के प्रति, जो छोटी बच्ची के हाथ से अपने पति के हिस्से का खाना मुझे भेज देती थी। काश मेरी माँ की मौत के बाद मेरे बाप को भी कोई ऐसी ही वफादार पत्नी मिली होती, तो आज उस घर में पैसे के अलावा इंसानों की भी कुछ कदर होती। रात तक यही सब बातें सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। अगले दिन रूटीन के अनुसार मैं कमरे से निकलकर दुकान पर जाने लगा, जब सौतेली माँ ने सामने से आकर मुझसे कहा कि दुकान पर आजकल तुम्हारा दिल नहीं लगता, इसलिए जल्दी दुकान बंद करने लगे हो। जानते भी हो कि तुम्हारे अलावा कमाने वाला इस घर में कोई नहीं है। तो मर्द हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो तुम ला कर दो। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे कंधों पर ये बोझ डाला है, वरना मैं तुमसे 1 रुपया तक नहीं मांगती।
मैं उनसे ज़्यादा किसी बात पर बहस नहीं करता था, इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, कोशिश करूँगा कि आगे से आपको कुछ पैसे ज़्यादा दे सकूँ। तब उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रही है और उसके वापस आते ही मैं उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दूंगी। उसकी शादी के लिए भी तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आखिर वो तुम्हारी बहन है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि रिश्ता पक्का होने से पहले ही मैं उसके लिए कुछ दहेज का सामान जमा कर सकूँ। अगर तुम पैसों का इंतजाम कर सकते हो तो कुछ लाख का इंतजाम कर देना। उनकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं कुछ लाख इकट्ठे जमा नहीं कर सकता था। इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल आया और दुकान पर बैठा सोच रहा था कि मेरी बहन मुझसे 6 साल छोटी थी। उसकी शादी का ख्याल तो मेरी सौतेली माँ को आ गया था, लेकिन मेरा घर बसाने की मेरी माँ ने कभी बात तक नहीं की थी। आज दुकान पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि त्योहारों का मौसम चल रहा था और मेरी कपड़े की दुकान थी। लोगों को सामान देते देते मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो प्यारी सी बच्ची मेरे लिए खाना लेकर आ गई थी और कितनी ही देर से मेरे फ्री होने का इंतजार कर रही थी। तब अचानक ही मेरी उस पर नज़र पड़ गई तो मैं चौंक गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कब आई, तो उसने बताया कि आधा घंटा हो गया। मुझे अपनी बेध्यानी पर शर्मिंदगी हुई और फिर उससे खाना लेकर मैंने दुकान का शटर गिरा दिया, वरना लोगों ने मुझे 2 निवाले भी नहीं खाने देने थे। खाना खाकर मैं फिर से काम में लग गया था। शाम के टाइम दुकान से भीड़ थोड़ी कम हुई तो मैं फ्री होकर दुकान पर बैठा हुआ था और तभी मेरी नज़र बाहर गली में गई तो अनाया की माँ अनाया को गोद में उठाए तेज तेज कदमों से कहीं जा रही थी। बच्ची जो उसकी गोद में थी उसे देखकर मुझे परेशानी हुई। मैं फौरन अपनी दुकान से बाहर निकल आया और उसे रोक कर पूछा, क्या बात है? उस लड़की ने बताया कि मेरी बेटी बुखार की वजह से बेहोश हो गई है, मैं उसे लेकर अस्पताल जा रही हूँ। मैंने करीब ही एक दोस्त से मोटरसाइकिल ले ली और अनाया को और उसकी माँ को बैठने का कहा। हम 10 मिनट के अंदर ही अस्पताल में मौजूद थे, जहाँ फौरन अनाया का ट्रीटमेंट शुरू हुआ था और थोड़ी ही देर में उसका बुखार भी उतर चुका था। उसकी माँ लगातार रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसने मेरा भी धन्यवाद किया तो मैंने इस बात को अपना फर्ज बताकर उसे शर्मिंदा होने के लिए मना कर दिया। फिर दोनों को मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने भी आया। अनाया की माँ ने मुझे अंदर आकर चाय पीने की ऑफ़र की, लेकिन मैंने कहा कि अभी नहीं, आप बच्ची का ख्याल रखें, मैं फिर कभी चाय पी लूँगा। मैं वहाँ से निकल आया तो मेरे घर पर भी इमरजेंसी की सूरत हाल थी। सौतेली माँ ने कहा कि कहाँ रह गए थे तुम? मैंने दुकान पर लड़का भेजा लेकिन दुकान बंद थी। तुम्हारे बाप की तबीयत अचानक ही बहुत बिगड़ गई थी। अंदर डॉक्टर मौजूद था। मैं फौरन भागकर पापा के पास पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि पापा कुछ ही पल के मेहमान हैं। उन्हें पैरालाइज का एक और तेज अटैक आया था। रात तक पापा इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर जा चुके थे। पापा के अंतिम संस्कार से फ्री होकर मैं कुछ दिन घर पर ही रहा था। अब मेरा दुकान खोलने और काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। पापा की मौत का ऐसा गम लगा था जिसका बोझ दिल से नहीं उतर रहा था। मेरी सौतेली बहन भी कॉलेज छोड़कर घर आ चुकी थी। सौतेली माँ हर वक्त मुझसे पैसे मांगती रहती और मुझे घर की बनी चाय का एक कप भी नहीं देती थी। एक हफ्ता मेरा घर पर ही गुजरा था। एक हफ्ते के बाद मेरी सौतेली बहन के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे। उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़का पसंद भी कर लिया था। पापा की मौत के दूसरे ही हफ्ते में मेरी बहन की शादी करने का फैसला भी कर लिया गया था। शादी के लिए मेरी माँ ने मुझसे एक मोटी रकम की डिमांड रख दी, लेकिन मैं इतनी रकम कहाँ से लाता। इसीलिए हमने एक दूसरे के मशवरे से दुकान बेच दी और उससे मिलने वाली रकम से मेरी बहन की शादी का इंतजाम हो गया। मेरी बहन की शादी दूसरे शहर हुई थी। शादी के बाद मेरी बहन ने अपनी माँ को अपने पास ही बुला लिया और मैं घर पर अकेला रह गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कुछ लोग घर पर मकान खाली करवाने के लिए आ गए और तब मुझे मालूम हुआ कि दुकान के साथ साथ उन्होंने ये घर भी बेच दिया था और धोखे से दुकान के नाम से घर के कागजात भी मुझसे दस्तखत करवा लिए गए थे। अब मेरे पास घर खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर और दुकान दोनों मुझसे छूट चुकी थीं। मुझे दुकान बंद किए 2 महीने गुजर चुके थे। एक दिन जब मैं मजदूरों से दुकान का सामान निकलवा रहा था कि तभी वही बच्ची मेरे पास आई और बोली, अंकल आप कहाँ रह गए थे? मैं रोज खाना लेकर आती लेकिन आपकी दुकान बंद देखकर वापस चली जाती थी। मैंने अनाया को प्यार किया और उसे बताया कि अब ये दुकान मेरी नहीं रही और ना ही मेरा घर यहाँ है, मैं कहीं और चला जाऊँगा। अब तुम मेरे लिए खाना लेकर मत आना। वो बच्ची एकदम से आंखों में आंसू भर लाई और फिर वो वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आई और कहने लगी कि मम्मी कह रही हैं आपने उस दिन चाय पीने का वादा किया था लेकिन आप नहीं आए। मैंने सोचा चलो जाते जाते ये वादा भी पूरा कर लेता हूँ और उनके घर चाय पीने चला गया।
मैं गया तो अनाया की माँ मेरे लिए चाय बनाने किचन में चली गई थी। फिर बातों बातों में मैंने बच्ची से पूछा, आप लोग कहाँ से हैं? क्या यहाँ पर आप लोग किराए पर रहते हैं? अनाया बताने लगी कि मेरे पापा की डेथ हुई तो घर वाले मेरी माँ से बहुत लड़ते थे, इसीलिए मेरी माँ घर छोड़ आई। इतने में अनाया की माँ चाय लेकर आ गई थी और अपनी बेटी को बातें बताते देखकर पूछने लगी, अंकल से क्या बातें हो रही थीं? अनाया की माँ ने मेरा धन्यवाद किया कि मैंने उस दिन उनकी मदद की थी, लेकिन मैंने कहा, आप मेरे लिए हर रोज खाना भेजती थीं, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उस खाने को भेजने की मेरी नीयत सिर्फ अपने मरे हुए पति को पुण्य पहुंचाना है, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। चाय खत्म करने तक मैंने उसे बता दिया था कि मेरा घर बिक चुका है, इसीलिए मैं ये मोहल्ला छोड़कर जाने वाला हूँ। मैंने उसे अपनी जिंदगी की कहानी भी सुना दी थी, लेकिन फिर अपनी कहानी बताने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। जी चाहा कि यूं अकेली औरत होते हुए अनजान मोहल्ले में आकर बसने की वजह पूछूं, इसलिए मैंने ये सवाल कर ही दिया। फिर उसने बताया कि ये कहानी बहुत ही लंबी है, अगर आपके पास समय है तो सुन लें। मैंने कहा, जरूर आप सुनाइए। वो बोली, मैं भी आपकी तरह ही जमाने की सताई हुई हूँ। मेरा नाम सुमन है। माँ बाप के मरने के बाद उस समय मैं सिर्फ 7 साल की थी और दोनों ही एक साथ किसी हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे और मुझे इस बेदर्द दुनिया के जुल्म सितम सहने के लिए छोड़ गए थे। मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी ददिहाल में मेरे चाचा ने उठाई थी, लेकिन उनके साथ मैं कोई 2 महीने ही रह सकी थी, क्योंकि चाची मुझसे छोटी सी उम्र में भी घर के सारे काम करवाती थीं और मुझे काम ना आता तो बहुत मारती थीं। एक दिन चाची की मार से जब मैं बेहोश हो गई तो ये खबर मेरे मामा तक पहुंच गई। माँ की मेरे मामा के साथ बहुत बनती थी, भाई बहन में बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए मामा को मुझ पर दया आई और वो मुझे अपने साथ ले आए। मामा के घर आकर कुछ दिन सुकून से गुजरे थे कि मामी ने भी चाची वाले रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। 10 साल की उम्र को पहुंचकर ही मैंने सारे काम करना सीख लिए थे। 10 से 12 साल की उम्र तक खाना बनाने से लेकर कपड़े बर्तन झाड़ू वगैरह सब मेरे ऊपर आ गया था। धीरे धीरे मामा को भी मेरे काम करने से कोई ऐतराज नहीं था। मामी का कहना था कि इस उम्र में ये सब लड़कियों को घरदारी सिखाने के लिए करवाना पड़ता है। 12 साल की थी तब मामा के बड़े बेटे के रिश्ते की बात चली। जब नीरज भैया को देखने लड़की वाले आए तो नीरज भाई की सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। हालांकि उस समय मैं सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन मेरी खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी कि कोई भी मुझे देखता तो दंग रह जाता और मेरी खूबसूरती को देखते हुए उन्होंने मुझे अपने बेटे नैतिक के लिए पसंद कर लिया। हालांकि उस समय नैतिक की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 16 साल का था। लड़की वालों ने बदले में मेरा हाथ मांग लिया और मामी के बड़े लड़के के साथ साथ मेरी भी उस घर में मंगनी हो गई। लेकिन नीरज भाई की तो शादी की उम्र थी, इसलिए उनकी शादी की तारीख भी जल्दी ही तय हुई और मैं छोटी थी और नैतिक की भी उम्र कम थी, इसलिए हमारी शादी कुछ सालों बाद होनी थी। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत प्यार मिल जाता था। मेरी ननद जो मेरी मामी की बहू थी, उन्हें मैं भाभी ही बुलाती थी, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी थीं। वो घर में आई तो मुझ पर से काम का बोझ कुछ कम हुआ था। वो खुद ही मेरी मदद कर दिया करती थी, जबकि मेरी मामी उससे भी कहती कि सुमन काम करने में बहुत माहिर है, तुम खुद को तकलीफ मत दिया करो। लेकिन भाभी बहुत अच्छी थी, वो मामी को पलट कर कुछ ना कहती, लेकिन मेरी मदद फिर भी कर देती थी। हमारी जिंदगी यूं ही खुशी से गुजर रही थी। मैं 17 साल की हो चुकी थी। नैतिक अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और मुझे देखकर उसके चेहरे पर चमक आ जाती थी। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन घर में इतनी आज़ादी नहीं थी कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ जाते और बातें कर लेते। इसलिए हम दोनों अक्सर छुपकर बात कर लिया करते थे, जिसमें भाभी की भी भरपूर मदद मिल जाया करती थी। वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन थे। वो आता तो मेरे लिए हमेशा ही कुछ न कुछ लेकर आता था। मेरी होने वाली सास भी मेरे लिए तोहफे वगैरह और खाने पीने की चीज़ें भेजती रहती थी। मुझे अपनी ससुराल का बहुत प्यार मिल रहा था, लेकिन किस्मत खराब थी। शादी के 5-6 साल बाद भाभी को भगवान ने खुशी दी थी और उनकी डिलीवरी के आखिरी दिन चल रहे थे। वो अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जा रही थीं और गाड़ी में सिर्फ भाभी अपने पति के साथ ही मौजूद थीं, जब एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट में भाभी और भाई बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ भाभी का ऑपरेशन हुआ। बच्चा तो बच गया, लेकिन अफसोस कि वो इस दुनिया से चली गईं। भाभी के साथ साथ मेरी होने वाली ननद भी थी वो, और उनका बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया था। मुझे अपने खुद अनाथ होने के दिन याद आने लगे तो मैंने उस मासूम से बच्चे को गले से लगा लिया।
भाभी की मौत का भैया को कुछ पता नहीं चला था, क्योंकि वो अस्पताल में थे और अभी तक बेहोश थे। भैया के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हुए थे और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, सबने यही सोचा था कि भाभी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताना है। और फिर कुछ दिन के बाद एक बहुत ही बुरी खबर आई कि वो ये थी कि भैया की एक टांग डॉक्टर को काटनी पड़ी थी। वो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो चुके थे। ये सुनकर तो हमारे घर में मौत से भी बड़ा मातम मच गया था। हंसते खेलते घर में हर तरफ खामोशी का राज था। जो कोई जहाँ होता वहीं पड़ा रहता, न कोई हंसता न कोई बोलता, यहाँ तक कि खाने पीने का भी किसी को होश नहीं था। मैं उस मासूम नन्ही सी जान को हर समय गोद में लिए फिरती रहती और ये देखकर न जाने कब मेरी मामी के दिल में ये ख्याल आया कि मेरी मंगनी तोड़वा दें और हमेशा हमेशा के लिए मुझे इसी घर में रख लें, जिससे कि मैं उनके अपाहिज बेटे और उनकी पोती की देखभाल करती रहूं, क्योंकि बच्ची मुझसे काफ़ी घुल मिल चुकी थी। लेकिन मैं नैतिक से बहुत मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरे मामा को मुझ पर दया आई, लेकिन मामी ने अपने पति की एक न सुनी और मेरे ससुराल वालों को साफ साफ मना कर दिया कि हम ये रिश्ता ख़त्म करते हैं। वो लोग नाराज होकर चले गए थे। फिर एक दिन मामा ने मुझे पास बुलाकर कहा, सुमन, क्या तुम अपने मंगेतर से शादी करना चाहती हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो मामा ने फौरन फ़ोन करके नैतिक को बुला लिया और हम दोनों की शादी एक मंदिर में जाकर करवा दी और फिर मुझे उसके साथ चोरी छुपे विदा कर दिया। इस बात की मेरी मामी और उसके बेटे को खबर तक नहीं हुई थी और उन दोनों ने यही समझ लिया कि मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे भाभी की मासूम सी बच्ची छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मामा ने मुझे तसल्ली दी थी कि हम इस बच्ची को अच्छी तरह से रखेंगे, इसलिए मैं वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली आई थी। लेकिन इस तरह चोरी छुपे शादी करने के बाद मुझे अपने ससुराल में वो प्यार और सम्मान नहीं मिल सका जो एक बहू को मिलता है। जब तक नैतिक जिंदा थे बस ससुराल में गुजारा हो रहा था। मेरे पति एक फौजी थे जो अक्सर अपनी ड्यूटी के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे और मुझे सास और बाकी घर वालों से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थीं। नैतिक को ड्यूटी पर गए हुए एक महीना गुजर चुका था। जल्दी ही वो छुट्टियां लेकर घर वापस आने वाले थे, लेकिन एक दिन उनके वापस आने से पहले ही ये खबर आ गई कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही मेरी सांस मुझ पर बरस पड़ी थी कि तुम ही मनहूस हो जिससे शादी करके मेरा बेटा मरा है। ये सब यकीनन उस मासूम बच्चे की बद्दुआएं हैं जिसे तुम छोड़ कर आई हो। पति की मौत का सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। ऊपर से घर में होने वाली इस रोज रोज के झगड़े से मैं अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी। पति की मौत के एक महीने बाद मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। अब मेरे ऊपर एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी भी आ गई थी, इसीलिए मैंने खुद को संभाल लिया। बेटी की पैदाइश तक ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे अपने घर में रखा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो मुझे घर पर रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने ज़िंदगी के 4 साल वहाँ जानवरों की तरह रहकर गुजारे थे। लेकिन जब मैं और ज़्यादा सह न सकी तो मजबूरन मुझे वो घर छोड़ना पड़ा और फिर मैं वापस अपने मामा के घर गई थी। लेकिन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि मेरे मामा भी इस दुनिया से जा चुके थे और मामी ने अपने बेटे की शादी एक विधवा औरत से कर दी थी। लेकिन उस औरत ने मेरी मामी को भी घर से निकाल दिया था और अपने अपाहिज पति और उसकी बच्ची पर बड़े जुल्म करती थी। मैं खुद मजबूर और लाचार थी। मैं भला किसकी क्या मदद कर सकती थी, इसीलिए अपना सा मुंह लेकर मैं वहां से भी निकल आई थी। यहाँ इस मोहल्ले में किराए का मकान लिया और अपने पति की मिलने वाली पेंशन पर गुजारा करने लगी। मुझे उस औरत की कहानी सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ था। वो तो मुझसे भी ज़्यादा मजबूर थी। मैं अनुमति लेकर वहां से जाने लगा तो अनाया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने कहा कि अंकल, आप कहीं मत जाइए ना, आपके पास भी तो घर नहीं है, आप हमारे साथ ही रह लें प्लीज़। इस बात पर मैंने सुमन की तरफ देखा था जिसकी आंखों में आंसू थे। शायद वो ये सोच रही होगी काश उसकी बच्ची का बाप जिंदा होता तो उसे किसी और से उम्मीद लगाने की ज़रूरत न पड़ती। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद सुमन के आगे शादी की पेशकश रख दी, क्योंकि वो और हम दोनों ही एक जैसे थे जिन्हें एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत थी। उसने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मेरी ऑफ़र स्वीकार कर ली और फिर हमारी खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज हुआ। बहुत ही सादगी से मैंने सुमन से शादी कर ली। सुहागरात को जब मैं कमरे में गया और सुमन का घूंघट उठाने लगा तो मैंने बहुत ही शर्मिंदगी से सुमन से कहा कि सुमन, मेरे पास मुंह दिखाई में देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर सुमन ने मेरे हाथ थाम लिया और कहने लगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी एक बात मान लें। मैंने कहा, बोलो सुमन, तुम जो कहोगी मैं मानने को तैयार हूँ। सुमन ने कहा कि मेरी भाभी की बच्ची, जिसे मैं उस समय मजबूरी में छोड़ कर आ गई थी, मैं उसे दोबारा से अपनाना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती होगी।
सौतेलापन क्या होता है ये मैंने खुद सहा है, और तुमने भी तो सहा है। सुमन की बात मेरे दिल को लगी थी। मैंने उससे वादा किया कि हम उस बच्ची को जरूर लेकर आएंगे और उसे एक अच्छी जिंदगी देंगे। मेरी बात सुनकर सुमन मुस्कुरा दी थी और मेरे कंधे पर उसने अपना सर टिका दिया था। मैंने भी सुमन से वादा किया था कि अब आगे आने वाली जिंदगी हमारी खुशियों से भरी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना दूं। ये कहते हुए मैंने सुमन को अपनी बाहों में भर लिया था। अगले ही दिन जाकर सुमन के मामा के घर से हम सुमन की भाभी की बेटी को ले आए थे। उसकी सौतेली माँ उस पर वाकई बहुत जुल्म करती थी। 7 साल की मासूम सी बच्ची मुरझा कर रह गई थी। सुमन की ममता उसके लिए छलक पड़ी थी और उसने उसे अपनी गोद में भर लिया था। कानूनी तौर पर हमने पीहू को अपना लिया था और अब हमारे परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैंने भी एक किराए की दुकान लेकर उसमें अपना सारा सामान भर लिया था और दुकान फिर से चलाने लगा था। और अगले ही साल भगवान ने हमारी खुशियों को 4 चांद लगा दिए जब सुमन ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। भगवान ने इतना प्यारा सा परिवार दिया था कि भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।